में कोई बीमार है तो कैसे कोई बाहर जा सकता है, पता है आप सभी को। तो इन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो बड़ी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं बाहर नहीं जा पा रही, लेकिन आफ्टर सम टाइम उनके फादर की डेथ हो जाती है। सुनने में थोड़ा सा आपको लगता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लड़की खुश है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लेसन 8। आपको पता ही है इससे पहले हमने क्या ब्रेक लगा लिया था अपनी गाड़ी को, मीन्स लेसन 7 के बाद हमने वीडियोस अपलोड नहीं की। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से कंटिन्यू करने की, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भाई, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। ट्राई करेंगे पूरा कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारी की सारी वीडियो सभी चैप्टर्स है जो हम कवर करवा दें। बाकी डिपेंड करेगा थोड़ा सा सिचुएशंस पे। सो जितना भी कंटेंट हो उसको आप कवर करें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी करें। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सोमैटोफोम डिसऑर्डर एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इससे पहले हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड ब्लॉक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वाला ही है, अदर माइल्ड डिसऑर्डर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हमने GAD जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को किया और हमने किया भाई PTSD को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को, एंजाइटी को, पैनिक डिसऑर्डर को, फियर को। ये सभी टर्म्स हमने समझने की कोशिश की, समझने की कोशिश की क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है एंजाइटी, पैनिक अटैक, फियर, इन सभी में डिफरेंस क्या है। अगर आपको अभी तक इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, इन टर्म्स को आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आप वीडियोस देखें। फिर भी डाउट रह जाते तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, दैट्स इट। ठीक है, हम आपकी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सोमैटोफोम डिसऑर्डर एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बड़े ही इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर हैं। इंटरेस्टिंग इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझने की सेंस में। ऐसा नहीं है कि किसी को हो जाए तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्टिंग का मीनिंग है जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है, ओ माय गॉड ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो गया, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ये सभी क्वेश्चंस है जो शायद आपके मुंह से निकले, शायद आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया भाई, है ना। तो सोमैटोफोम डिसऑर्डर, इससे आगे आने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, इससे पीछे जो डिसऑर्डर्स हैं, सभी इंटरेस्टिंग हैं। तो समझे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें। ठीक है, तो अब तक जब तक मैंने बात की आप लोगों से, तो आपने ये फ़ोटो को देखा, क्या चल रहा है यहाँ पे। एक पर्सन है जिसने अपनी चेस्ट पे और शोल्डर पे जो हाथ लगा रखा है, और शायद इसको दर्द हो रहा है ना, यहाँ पर शायद इसको चक्कर आ रहा है, और यहाँ पर इसके सिर में दर्द है या फिर चेस्ट में थोड़ा सा पेन है जो फील हो रहा है, और बोल रहा होगा अरे मम्मी ये क्या हो गया, है ना। लेकिन सोमैटोफोम डिसऑर्डर से इनका क्या रिलेशन है, कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, या अगर आपको पता है थोड़ा बहुत। सोमैटोफोम डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम थियरी पढ़ेंगे और थियरी के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। आपने देखा होगा, दो एग्जांपल लेंगे, एक आरव और एक है रुचि। अब हम रुचि की एज कंसीडर कर लेते हैं 38। ठीक है, मान लीजिए आपकी मम्मा की एज है, या कोई फैमिली में ऐसा पर्सन है जिसको बॉडी में पेन रहता है। क्या रहता है, बॉडी में पेन रहता है, स्टमक एक है या हेड एक है या बैक पेन है, कुछ भी है। लेकिन उन्होंने क्या करवाया भाई, डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर चेकअप करवाया, जो भी डेली रूटीन चेकअप होते हैं वो करवाया, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आप ये जान के बड़े हैरान हैं, ये रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं फिर भी मुझे दर्द क्यों है, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं फिर भी मुझे परेशानी क्यों है। ये सभी चीज़ें वो लंबे अरसे से चली आ रही है, कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, समझ रहे हैं। तो हो सकता है अभी एक एग्जांपल आरव का ले लेंगे। आरव की उम्र हम मानते हैं 5 to 8 ईयर ओल्ड। अभी के बच्चे तो स्कूल में इजीली चले जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल में ना जाने के बहाने ढूंढते थे कि आज मुझे पेट में दर्द है, आज मुझे सिर में दर्द है, आज मेरी आंखें दुख रही है, आज मेरे बाजू में दर्द है, इस तरह के बहाने। लेकिन आजकल के बच्चों के भी बहाने हैं। कभी छोटे बच्चों से मिले, उनसे पूछे स्कूल में ना जाने के क्या क्या बहाने होते हैं। मम्मी आज पेट में बड़ा दर्द है, मम्मी आज मेरी उल्टी पड़ने को हो रही है, वॉमिटिंग, या फिर मम्मी आज ना मेरा गला ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रहा, या मैं खा नहीं पा रहा, या मुझे बुखार है। इस तरह के बहाने आपने ढेर सारे बहाने हैं जो सुने होंगे बच्चों के मुंह से। क्या उनको एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है या सिर्फ उनको लग रही है, ये भी तो क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, मैडम ना ये बहाने मारता है, सर ये बहाने मारती है ना, कि इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये कहेगा आपको है लेकिन इसको होगी नहीं, तो इसको घर मत भेजना। पेरेंट्स की इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सब क्या चल रहा है भाई, हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दीज आर सम सिम्टम्स जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए कि ये सोमैटोफोम डिसऑर्डर्स के चांसेस हैं कि उन बच्चों को हैं, अगर वो डेली बेसिस पर ऐसे सिम्टम्स दिखा रहे हैं, अगर उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और फिर भी वो फिजिकल पेन या कोई भी
पेन है जो अपनी सफ़र कर रहे हैं किसी भी चीज़ से। तो ये था एग्जाम्पल। अब हम थियरी चलते हैं, थियरी को पढ़ते हैं। क्या कहती है थियरी? सोमैटोफोम डिसऑर्डर, सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स, यही एज इट इज़ हेडिंग आपके बुक में है ना। तो सोमैटोफोम डिसऑर्डर एज अ ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है फिजिकल सिम्टम्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अंडरलाइंग मेडिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिनको मेडिकल कंडीशन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बिहाफ पर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर के पास आप जाएंगे लेकिन वहाँ पर आपको कुछ भी रीज़न है जो नहीं देखने को मिलेगा कि भाई अच्छा ऐसा हो गया है क्या। तो दीज सिम्टम्स आर रियल। अभी यहाँ पे जो पॉइंट है ये बड़े समझने के हैं। ये सिम्टम्स रियल, डिस्ट्रेसिंग टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग देम इवन दो दे मे नॉट हैव ए क्लियर फिजिकल काज। अब हो सकता है भाई सामने वाले को रियलिटी में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि वो नाटक कर रहा है। आपको ये बातें समझनी हैं कि सामने वाला बच्चा कह रहा है कि मुझे ना पेट में दर्द है, चांसेस हैं पेट में दर्द हो। कभी आप ये बोले कि अरे कुछ नहीं है, चल चल स्कूल चल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हो सकता है आपकी मम्मा को रियलिटी में पेन हो, तो चांसेस हैं, समझ रहे हैं। कितना सच है हमें नहीं पता। तो दिस सिम्टम्स आर रियल, ये रियल होते, डिस्ट्रेसिंग द पर्सन, उसको परेशान कर देते हैं, उनकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। ये आपको नॉर्मली, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, स्कूल चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अडल्ट में नहीं होगा, सब में होता है। और नॉर्मली आपको एग्जांपल है जो स्टमक एक, हेड एक नया और है जो मैंने अभी रिसेंटली देखा था। तो एक बच्चे को क्या थी, प्रॉब्लम थी नोज़ ब्लीडिंग की। अभी नोज़ ब्लीडिंग के पीछे रीज़न है ना। नोज़ ब्लीडिंग के रीज़न क्या है भाई, गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे आप आई थिंक नकचीरी जो कुछ ऐसा कुछ बोला जाता है, ये कुछ होता है। समटाइम दे में बी सिंपल फेकिंग द सिम्टम्स। कई बार क्या होता है बच्चे ऐसा करते हैं, इसके पीछे रीज़न है, आपको पता चलेगा क्या रीज़न है। टू ड्रा अटेंशन, दूसरे बच्चों की अटेंशन लेना कि अरे यार देखो देखो इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, इस तरह का कुछ है ना। तो अवॉइडिंग इमीडिएट एम्बेरसमेंट, समटाइम्स टीचर्स आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फील एम्बेरस कि उसको याद नहीं है भाई, वो घर से अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करके, उसके पास नोटबुक नहीं है, तो उसने तुरंत एक उपाय निकाला, एक डिफेंस मैकेनिज्म निकाला उस एंजाइटी से बचने के लिए कि मैम मेरे ना पेट में बड़ा दर्द है, या मेरे ना अभी मुझे सांस नहीं आ रहा मैम, मैं सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आई कांट ब्रीथ राइट नाउ। सो इससे क्या होगा, टीचर परेशान हो जाएगी, अरे अरे डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा कुछ करो। सो बट मैनी टाइम दे ट्रूली एक्सपीरियंस बॉडी पेन एंड ट्रूली लूज कॉन्शियसनेस, दे मे बी एग्जाम्पल ऑफ सोमैटोफोम डिसऑर्डर। होपफुली आप समझ गए यहाँ पर क्या चल रहा है ना। सो ये था सोमैटोफोम डिसऑर्डर, समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी यहाँ पर टाइप ऑफ सोमैटोफोम डिसऑर्डर है ना। सो हम लास्टली क्या कह सकते हैं, सोमैटोफोम डिसऑर्डर रेफर टू ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर वेयर द पर्सन रिपोर्ट फिजिकल कंप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडीली डिसफंक्शन बट इन्वेस्टिगेशन यूजुअली फेल्स टू एलिसाइट एनी एक्चुअल फिजिकल डिफेक्ट। एक्चुअल में आपको कोई भी फिजिकल डिफेक्ट नहीं मिलेगा। आई बिलोंग टू हरियाणा, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, प्रॉब्लम कहाँ होगी। आपने कभी देखा हो कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने कहा होगा कि मेरे ना कलेजे में जलन होती है। कलेजा जानते हैं शायद, मुझे नहीं पता किसको कहते हैं, तो लेकिन ऐसा बोला जाता है, मीन्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उनको जलन हो रही है, वो ऐसा बोलते हैं। या मुझे ना पैर में भड़क है। अब इस तरह की टर्म जब सुनते हैं ना, तब भाई डॉक्टर को ऐसा लगता है अरे ये क्या बता दिया। डॉक्टर कहेंगे अच्छा ये वाली दवाई ले लो, हो जाएगी ठीक, लेकिन उस सामने वाले की भड़क नहीं जाती, डॉक्टर को ही भड़क हो जाती है। समझ पा रहे, ये कुछ टर्म्स है जो हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे यूज़ की जाती हैं, हो सकता है आपके यहाँ की जाती है, हो सकता है नहीं भी की जाती, तो इट्स जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो नेक्स्ट we will discuss 5 major type of somatoform disorder. There are 5 type of somatoform disorder, बड़े इंटरेस्टिंग, जैसा कि मैंने कहा, आप समझेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा होता है क्या। सो सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर, हाइपोकोंड्रियासिस, कन्वर्जन डिसऑर्डर, बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर। अब देखिए इनको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, फिर थियरी करेंगे, ठीक है। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, किसी को प्रॉब्लम फील हो रही है, रियलिटी में काज नहीं होता, मोस्ट कॉमन यही है। पेन डिसऑर्डर, पेन मीन्स भाई आपको मान लो किसी को ना कमर में दर्द रहता है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, और प्रॉब्लम क्या होती है, पेन डिसऑर्डर का जो मेन फीचर है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर इसको एग्जैजरेट करते हैं भाई, बढ़ा चढ़ाकर उनको प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है, पेन डिसऑर्डर। हाइपोकोंड्रियासिस में क्या होता है कि एक पर्सन सफ़र
और पॉसिबली दे आर वेरी लिटल चांस टू फाइंड एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज, वी कैन से दैट, कि हो सकता है उनको लगता है कि यार ये ना मुझे कैंसर के थोड़े से लक्षण मुझे दिखाई दे रहे, थोड़े से सिम्टम मुझे दिखाई दे रहे, लेकिन एक्चुअल में उनको कैंसर है नहीं, खांसी हो रही है, उन्होंने कहा गया मुझे तो टीबी हो सकता है। मतलब छोटी सी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर देखना। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है कि किसी को मान लो थोड़ी बहुत खांसी है, उसको ये शक है, ये कन्फर्मेशन उसको अपने अंदर से आ रही है कि मुझे टीबी है, या किसी को ना डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसने कोई कहा कि मेरा लीवर बिल्कुल ख़राब हो गया, सड़ गया है भाई, मुझे लीवर चेंज करवाना पड़ेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस डिसऑर्डर में होती हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर कहता है आपने कोई ऐसी इवेंट देख ली, कोई कंडीशन आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपकी बॉडी में, ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल लेवल पर डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है, मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटीज़ डिफेक्ट हो जाती हैं और आपकी बॉडी है जो काम करना बंद कर दे। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है। टीनेजर्स में क्या होता है कि हम अपनी अपीयरेंस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं ना, कि हाँ अरे यार हेयर स्टाइल ठीक है ना, अच्छा ये वाला बाल यहाँ से हिल गया है, यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मुझे ना पिंपल्स ज़्यादा हैं, हैंकी लेंगे बार बार अपने चेहरे को, ऑयली स्किन होती है भाई, नेचुरल है, क्या ही करें, है ना। कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती, जिनकी होती है वो बड़े परेशान होते हैं, वो बार बार हैंकी के साथ उनको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहने का मतलब है हमारी बॉडीज़ में जो फ्लाज होते हैं, एवरीवन हैज सम काइंड ऑफ फ्लाज मीन्स कमियाँ सभी के अंदर होती हैं, कि यार मेरी नाक बड़ी है, मेरे दांत बड़े हैं, या छोटी है, या छोटे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम है जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में होती है। ये था इन शॉर्ट। अभी थ्योरी पे चलते हैं, समझते हैं। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर इज़ द मोस्ट कॉमन, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक्सपीरियंस वन और मोर फिजिकल सिम्टम्स दैट काज देम सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर देयर डेली लाइफ। उन स्ट्रेस की वजह से, उन फिजिकल सिम्टम्स की वजह से जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए दर्द है, तो हो सकता है उनसे उनकी डेली लाइफ है जो इफेक्ट होती है, हो सकता है वो घर का काम ना कर पाएँ, या हो सकता है बाहर के काम ना कर पाएँ। तो इन सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं भाई, हेडेक हो सकता है, बैकएक हो सकता है, फटीग हो सकती है, डिजीनेस, सेक्सुअल, न्यूरोलॉजिकल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो वहाँ पर पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक 28 ईयर ओल्ड वुमेन एक्सपीरियंस ए वैरायटी ऑफ फिजिकल सिम्टम, जैसे कि स्टमक पेन, हेडेक, डिजीनेस, जितने भी अभी मैंने डिफाइन किए। मल्टीपल मेडिकल इवेल्युएशन के बाद भी डॉक्टर ने कहा अरे भाई तुम्हारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, हर सिम्टम्स इंटरफेयर विद हर एबिलिटी टू वर्क एंड मेंटेन रिलेशनशिप, जिनकी वजह से अब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं भाई, लेकिन उनको तो प्रॉब्लम आ रही है, उनकी रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ रहा है, डेली लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, वर्किंग लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, हर एक जगह इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहाँ प्रॉब्लम है, देयर मे बी चांसेस कि उनको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर हो। बड़ा कॉमन है, आपको लगभग ये मिल जाएगा, ऐसा होता है ना। पेन डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक पेन दैट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर। जैसा कि मैंने बताया पेन है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर हम उसको क्या बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, समझ रहे हैं। सो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, बंदे के सोचने का तरीका अफेक्ट करता है डिसऑर्डर कितना सीवियर होगा, क्या उसका ऑनसेट है, सीवियरिटी, एक्सजर्बेशन, मेंटेनेंस ऑफ द पेन, ये सभी उस पर डिपेंड करता है। इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके। सो इज़ इट ओके, इट्स ओके, यस, ऐसा कुछ होना चाहिए था। सो हाइपोकॉन्ड्रियासिस पर आते हैं। क्या होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस? इज कैरेक्टराइज्ड बाय फियर ऑफ फिजिकल डिसीज। आप इसको, ये टर्म बिल्कुल अच्छी है, मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। फियर ऑफ फिजिकल डिसीज, आपको डर है कहीं मुझे ये ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कुछ ऐसी है ना कि मान लीजिए किसी को एक बार गैस की वजह से यहाँ पे चेस्ट में पेन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है भाई, उसको ऐसा लग रहा है अच्छा मेरी तो आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है। भाई पॉसिबली उनको हार्ट अटैक हो, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि भाई अरे यार ये तो ना गैस का था, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक सेंटेंस की इसमें डरने वाली बात नहीं है भाई, एक दो ने जो उनके एनवायरनमेंट में लोग थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो हार्ट अटैक आने वाले हैं चांसेस हैं। तो अगली बार क्या हो रहा है, उनको ये डर अंदर बैठ गया, मन में बैठ गया, उन्होंने इनको होल्ड कर लिया कि भाई मुझे तो ना आर्टरीज ब्लॉक है, हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कहती है कि कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि मज़े में रहो, गैस की वजह से थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान रखो। सो दे मे बी मिस इंटरप्रेट माइनर बॉडी सेंसेशन, थोड़ी सी भी बॉडी में कोई भी चेंज हो रहा है, माइनर बॉडी सेंसेशन,
उसको मिस इंटरप्रेट करना, मतलब किसी और ही डायरेक्शन में राई का पहाड़ बना देना। साइन एज ए मेजर इलनेस, कॉन्स्टेंटली सीक मेडिकल रीएश्योरेंस, बार बार मेडिकल चेकअप करवाए जा रहा है कोई, बार बार उसको लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक है, मैं अपने ब्लड को चेक करवाऊँ, अपनी बॉडी के रेगुलर चेकअप चल रहे हैं, भाई ठीक है करवाओ जिसको करवाना है ना, आप लोग ऐसे बोलेंगे ना। सो दिस एक्सेसिव वरी एंड फियर उनकी लाइफ को है जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। बार बार मान लीजिए किसी के फिनेंसेस अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बार बार अपने रेगुलर चेकअप करवा रहा है उनके एश्योरेंस के लिए, बट इट्स नॉट गुड फॉर देयर फैमिलीज़, है ना। ये तो आप भी कंसिडर मानते हैं ना इन बातों को, तो प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जन डिसऑर्डर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया, हाइपोकोंड्रियासिस, पेन, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब कन्वर्जन डिसऑर्डर को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वॉल्व न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और कैन नॉट बी फुल्ली एक्सप्लेन बाय मेडिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद आपको ईजिली समझ आ जाएगा। एक 25 ईयर ओल्ड मैन सडनली डेवलप पैरालिसिस इन हिज लेग, किसकी वजह से? एक ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से। आप लोगों ने कभी अगर ऐसा नोट किया हो, कोई ऐसी इवेंट ऐसी देखी हो कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी की एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट अगर आपने देखा, और उस कार एक्सीडेंट को जब आपने लाइव अपनी आंखों से देखा, आपकी बॉडी में जो सेंसेशन होती है, आपकी बॉडी में जो कंपन होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, ये जो 25 ईयर ओल्ड बॉय है सहन नहीं कर पाता और इसको पैरालाइज हो जाता है। देखिए कितना सीवियर कंडीशन है। एक ट्रॉमेटिक इवेंट को ऑब्जर्व करने के बाद इनकी नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठते हैं तो इनको पता चलता है मेरी बॉडी का हिस्सा जो पैर है वो काम नहीं कर रहे, या उसी दौरान उनकी जो बॉडी काम करना बंद कर देती है। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर से इसको कंसल्ट किया, टेस्ट करवाए, वहाँ पर कोई रीज़न नहीं आ रहा कि किस वजह से इनको पैरालाइज हुआ। अच्छे खासे हेल्दी पर्सन थे ये, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट, जिसके अंदर अभी सिम्टम्स हैं, कैन इंक्लूड मोटर और सेंसरी डिस्फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पैरालाइज इसका एग्जांपल है, ट्रीमर्स, बॉडी में कंपन आना, गेट अबनॉर्मेलिटीज़, हमारी ना चाल बदल जाती है, नम्बनेस, ब्लाइंडनेस, these symptoms are significant distress or impairment in the functioning। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, समझ आ गया, है ना। सो अभी हम बात करेंगे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीऑक्यूपेशन विद वन और मोर परसीव्ड डिफेक्ट और फ्लॉज इन द फिजिकल अपीयरेंस दैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल और अपीयर साइड टू अदर्स। आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई तिल है, मान लीजिए, या कोई पिंपल हो रखा है, लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया नहीं है, या बिल्कुल छोटा सा है, ऑब्जर्व होगा नहीं मान लीजिए, या कोई कट का निशान है या फिर जलने का निशान है थोड़ा बहुत, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा यहाँ से तो दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ प्रॉब्लम है, ये तिल, इसको मैंने ना हटाना पड़ेगा। जो मॉल होते हैं, मॉल ऑन ए नेक, मॉल ऑन ए फेस, कहीं पर भी हो सकता है। सो वो आपको परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि दूसरे उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ कैसे पता चलेगा? मिरर चेकिंग, एक्सेसिव ग्रूमिंग, स्किन पिकिंग, मेंटल एक्ट, कंपेयरिंग देयर अपीयरेंस विद अदर। बार बार हम कंपेयर कर रहे हैं किसी को, कोई पर्सन कर रहा है, आप नहीं, कोई पर्सन बार बार, अरे यार उसको ना, तो उसका तो बिल्कुल अच्छा सा चेहरा, अच्छा खासा साफ, उसकी नोज़ कितनी शार्प है, या फिर मेरी तो बिल्कुल ही नोज़ बिल्कुल मोटी है ना। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है किसी बच्चे को हो। सो एग्जाम्पल समझते हैं। 20 year old woman is a preoccupied with a perceived flaws in her nose which she believes is severely deformed and unattractive। उसको लगता है कि यार इसकी इस नाक की वजह से ना मैं दिखने में सुंदर हूँ नहीं, या इस नाक ने मेरी बेइज्जती करवा रखी है, इवन दो अदर डू नॉट नोटिस इट, हालांकि दूसरों को लगता नहीं है। माइनर इम्परफेक्शन है, सर्जरी करवाने की ज़रूरत ही क्या है ना। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लोगों को अफेक्ट करती है भाई, ठीक है। शी स्पेंड आवर्स ईच डे लुकिंग इनटू द मिरर, टेकिंग फोटोज हर नॉइज, सीकिंग रीएश्योरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स। अरे यार देखना, बुरी तो नहीं है मेरी ना, फैमिली में पूछते हैं बार बार, अच्छा देखो मैंने सर्जरी करवाई है, नकली तो नहीं लग रही है ना। इस तरह की चीज़ें, हर प्री ऑक्यूपेशन विद अपीयरेंस लीड टू सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस भी हो सकता है, सोशल विड्रॉल हो सकता है, बाहर जाना बंद कर दे, क्योंकि उनकी नाक में उनको फ्लाज नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी कमियाँ नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है वो स्कूल जाना बंद कर दे, दोस्तों से बात करना बंद कर दे, कुछ भी हो सकता है अभी होने को, है ना।
सो ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं स्टोरी बना रहा हूँ। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी समराइज़ कर लेते हैं इन चीज़ों को। जहाँ पर मल्टीपल अनएक्सप्लेन फिजिकल सिम्टम्स थे उनको हमने सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर बोल दिया। जहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ने स्ट्रेस क्रिएट किया उनको पेन डिसऑर्डर बोल दिया। हाइपोकॉन्ड्रियासिस डिसऑर्डर में एक सीरियस इलनेस जिनके सिम्टम है ही नहीं, उनको ऐसा लगता है कि वरिड अबाउट हैविंग ए सीरियस इलनेस, है ना, लेकिन देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ऑफ दैट डिसीज। कन्वर्जन डिसऑर्डर, अनएक्सप्लेन पैरालाइज हो जाता है ट्रॉमेटिक इवेंट को ऑब्जर्व करने के बाद। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जहाँ पर माइनर इमेजिन डिफेक्ट्स, हमें लगता है कि हम बुरे हैं इस छोटी सी कमी की वजह से, लेकिन है नहीं, या लोग हमें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, या लोगों को ऑब्जर्व वो होता नहीं है। तो समरी होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सोमेटाइजेशन किसे कहेंगे, पेन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, कन्वर्जन डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस यू दैट बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो चीज़ें अलग होगी, एटियोलॉजी ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, एटियोलॉजी ऑफ ओसीडी, एटियोलॉजी ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, इन सभी में कुछ फैक्टर्स बिल्कुल कॉमन हैं। हम उनको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने अगर एक बार देखा तो जनरली आप जो क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, हाँ ये रीज़न तो होगा ही। और जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ लगभग हर आपको डिसऑर्डर में देखने को मिलेगी। सो आई विल नॉट डिस्कस अगेन एंड अगेन, ओके। सो बियर इन योर माइंड, एक ही बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। सो वैसे इतना मुश्किल लैंग्वेज मैंने यूज़ भी नहीं किया है कि आपको समझ में नहीं आए। एक बार आप इसको रीड करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में क्या होता है कि आपके जीन्स में ही या आपकी फैमिली में किसी को पहले हैं, उनकी वजह से आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी वजह से हमारे जीन्स है जो एक मेन रोल प्ले करते हैं कि आपके एनवायरनमेंट आपको कितना अफेक्ट करेंगे। अगर आपके जीन्स में है ऐसा, अगर आप प्रीडिस्पोज्ड हैं इन चीज़ों से, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एनवायरमेंटल कंडीशन के जब आप कांटेक्ट में आएंगे, जब आपको एक्सपोजर होगा, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट्स हु हैव नो प्रीडिस्पोज टू सच काइंड ऑफ जीन्स, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जीन्स हमेशा लगभग हर डिसऑर्डर में आपको एटियोलॉजी में देखने को मिलेंगे। न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ क्या कहती है, डिसरेगुलेशन इन ब्रेन रीजन, हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में डिसरेगुलेशन की वजह से, प्रॉपर रेगुलेट ना करने की वजह से, या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम में कोई कमी आ जाने की वजह से, तो न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी बिल्कुल कॉमन आपको मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसके अंदर पहली अप्रोच है साइको एनालिटिक अप्रोच। आपको शायद अब याद आ गया होगा भी, सिगमंड फ्रॉइड आ गया याद, जिन्होंने साइको एनालिसिस दी थी, है ना। फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड को कंसीडर किया जाता है। तो साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुनते ही आपको क्या पता चल रहा है कि अच्छा अनकॉन्शियस की बात चल रही है भाई। तो ऐसा ही कुछ है, लोगों को या उन पेशेंट्स को सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, ये हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? साइको एनालिटिक अप्रोच टू सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड गेन। अभी देखो, पहले मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ पीछे वाले एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी पर्सन है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, एक 35 ईयर लेडी का, कोई भी 35 ईयर ओल्ड लेडी है, जिनको पेन है, हमें नहीं पता क्यों है, ठीक है। लेकिन हो सकता है उनके अनकॉन्शियस लेवल पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट रहा हो, वो अनकॉन्शियस फीलिंग, वो अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस उनको अभी तक क्या हो रहा है, महसूस हो रहा। इसको मैं रिलेट करूँगा एट द एंड। पहले हम इसी जो हमने यहाँ पे नोट्स में जो एग्जाम्पल लिखा है उसी को हम पढ़ते हैं। एक छोटी सी लड़की जिसको उनके फादर बड़े ही बीमार चल रहे हैं भाई, ठीक है। बीमार इतने कि उनकी लड़की को घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। समझ रहे हैं कि क्योंकि वही पेरेंट्स, मान लो घर में कोई बीमार है तो कैसे कोई बाहर जा सकता है, पता है आप सभी को। तो इन सरकमस्टांसेस की वजह से वो बड़ी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं बाहर नहीं जा पा रही। लेकिन आफ्टर सम टाइम उनके फादर की डेथ हो जाती है। सुनने में थोड़ा सा आपको लगता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लड़की खुश है। आपको सुन के थोड़ा सा हैरानी शायद हो रही है कि अरे यार, लड़की, फादर की डेथ हो गई है, लड़की खुश है। अब जो ये खुशी है, दो चीज़ें। एक तो भाई
भाई जो चीज़ें बाउंड थी, भाई लड़की बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड थी, अब उनके फादर की डेथ हो गई, अब वो कहीं भी जा सकती है, अनकॉन्शियस लेवल पे उनको खुशी है। दूसरी बात क्या है, अब जब वो खुश हो रही है तो उसको गिल्ट हो रहा है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे ही आप लोगों को कभी ऐसा हुआ शायद हुआ हो, लेकिन भाई ठीक है, अगर हुआ है तो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। तो अब वो जो लड़की है, हम इस लड़की का नाम रख लेते हैं भाई रुचि, ठीक है। अब जो ये रुचि है, जिसके फादर की डेथ पे इसको खुशी हो रही है अनकॉन्शियस लेवल पर, अंदर से इसको अच्छा लगा रही है, ठीक है मर गया ऐसा लग रहा है, लेकिन रुचि के अंदर ही अंदर उसको एक और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो ये है कि यार मेरे फादर की डेथ हो गई और मुझे खुशी हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हैप्पीनेस और सैडनेस। अब जो ये सैडनेस है ना, ये जो गिल्ट है, गिल्ट की वजह से क्या होता है कि रात को सोते हैं, इतना गिल्ट होता है कि सुबह वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाती बेड से। क्यों? पैरालाइज हो जाता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर भी हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पर? साइको एनालिटिक अप्रोच मीन्स हमारा अनकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस जो हमारी थिंकिंग है, जो भी हमारी विचार हैं, फीलिंग्स है, थॉट प्रोसेस हैं, ये अफेक्ट करती है कि एक पर्सन को क्या होगा, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा है और आपने कभी कुछ ऐसी इवेंट देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। समझ आया? एग्जाम्पल समझते हैं, फिर बताता हूँ मैं थियरी में क्या है। ए गर्ल हु हैड टू स्टे होम बाउंड फॉर लॉन्ग ड्यू टू हिज फादर लास्ट इलनेस। When her father expired, she was free at last to move around at a will. अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती थी। The realization that she was happy. अरे यार कैसे कोई अपने फादर की डेथ पे खुश हो सकता है, लेकिन वो खुश है। रुचि वॉज हैप्पी एट हर फादर डेथ को स्ट्रॉन्ग गिल्ट इन हर, जिसकी वजह से उसको गिल्ट भी हो रहा है कि यार मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी कुड नो लॉन्गर मूव हर लेग एंड वो सपोजली पैरालाइज्ड, उसको पैरालाइज हो गया। शी हैड ए टू फोल्ड एडवांटेज। यहाँ पर देखिए दो एडवांटेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बाई बीइंग इमोबिलाइज थ्रू द पैरालाइज। अब जो वो पैरालाइज की वजह से मूव नहीं कर पा रही, इसके पीछे जो एडवांटेज है वो ये है कि जो उसको गिल्ट हो रहा था ना, अब उसको ये पता चला अच्छा ये मुझको सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, है ना। मैं मेरे पिता की डेथ पे कैसे खुश हो सकती हूँ, इस बात की मुझे सज़ा मिली है, इस बात को मुझे पनिशमेंट किया गया है कि मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। हर नीड टू एक्नॉलेज द अनएक्सेप्टेबल इमोशन वॉज प्रिवेंटेड एंड शी कुड ऑल्सो इन्फ्लिक्ट अपॉन हर सेल्फ ए पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट बाई नॉट बींग एबल टू मूव एट ऑल। समझ पा रहे हैं क्यों उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर हुआ, क्यों उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया? इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इतना अनकॉन्शियस लेवल पर ये जो फीलिंग्स है हमारी बॉडी को इतना प्रभावित कर देती है, इतना अफेक्ट कर देती हैं। सो आपको यहाँ पर हो सकता है अच्छा लगा हो कि कोई कॉन्सेप्ट समझ आया हो सकता है थोड़ा बुरा लगा हो रुचि के लिए, है ना। सो यहाँ पर जो प्राइमरी गेन है वो क्या है? Integrity of ego, preserve the integrity of ego in the face of a stressful situation. It is often related to internal motivation. When any uncontrollable yet unacceptable sexual or aggressive impulses attempt to burst out, the ego is under threat of disruption. It try to maintain control. Is that attempt may use repression, whereby the emotion is resound, and an escape or punishment may be arranged by projecting disability onto the body. है ना। तो ये क्या है? सभी डिफेंस मैकेनिज्म तो चल रहा है यहाँ पर कि भाई हमारी जो ईगो है वो क्या कहेगी। ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों कॉन्सेप्ट है जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ओके, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है हमारी प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है। रुचि को जब ये लगा कि यार ठीक हुआ ये मर गया, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल थी, उनकी इड थी, हम सभी में होती है, ये रुचि की बात नहीं है। ईगो कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ईगो ने ही तो गिल्ट लेके आया, सुपर ईगो ने भी तो इसमें कंट्रीब्यूशन किया। सुपर ईगो होती है कंसाइंस कि मुझे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। समझ पा रहे हैं तीनों का कैसे कंट्रीब्यूशन चल रहा है। और जब हम अपनी ईगो और इड दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि प्लेजर हो रहा है, एक जगह उसको अपनी फादर की डेथ पे मज़ा आ रहा है, एक जगह उसको गिल्ट हो रहा है, तो जो वो प्लेजर को दबाने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, उस फीलिंग को रिप्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई। भी प्रॉब्लम क्या हो गई? उसको है जो पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होने के बाद उसको ऐसा लगा कि यार ठीक हुआ, तो इसी के काबिल थी। अपने पिता की डेथ पे अगर कोई खुश होगा तो उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा, जो हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में ऐसा कंसीडर किया जाता है।
सो हमें जो यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड था, अनकॉन्शियस थॉट थे, उसने कैसे डिसऑर्डर को, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को न्योता दिया, या हम कहें कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। दैट्स वाई इन एटियोलॉजी वी आर डिस्कसिंग द साइको एनालिटिकल अप्रोच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्राइमरी गेन ओवर हियर एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी गेन ओवर हियर। सो हमने प्राइमरी गेन को समझा, नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंडरी गेन ओवर हियर। So secondary gain is the interpersonal social material advantage later acquired from the symptom. Secondary gain ये होना भाई, अब उसको पैरालाइज हो गया, अब क्या होगा, लोगों की जो सांत्वना है, सिंपैथी है, ऐसा होता है ना, आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा, किसी को कुछ हमला कर दे किसी नेता पे तो सिंपैथी वोट मिलती है, सेकेंडरी गेन उसको मिलता है। अब देखना यहाँ पर, अब जैसे ही रुचि को पैरालाइज हुआ तो उसने क्या ली, अरे सिंपैथी ली लोगों से। अच्छा, फादर की डेथ हो गई, बेटी को ये हो गया, इसको ये हो गया, फैमिली में उस पर्सन को वो हो गया, तो लोगों की जो सिंपैथी है वो उनकी तरफ हो जाती है। दिस इज द सेकेंडरी गेन, है ना। सो पेशेंट एक्वायर ए नंबर ऑफ एडवांटेज एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग इन सिक रोल। मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई अब उनके पास उनके जो चाहने वाले हैं वो आ जाएंगे, रिसीविंग कंपनी ऑफ बिलव्ड वन, गेटिंग स्पेशल अटेंशन, अलग अलग उनको अटेंशन देखने को मिलेगी। अच्छा, इसको अब खाने के लिए ये दो, पीने के लिए ये दो। तो सेकेंडरी गेन कहीं ना कहीं, कभी आपने कभी सोचा हो कोई बच्चा बीमार हुआ है, किसी को बुखार हुआ है और उसकी स्पेशल केयर की जा रही है, इसी वजह से वो बार बार बीमार हो रहा है। समझ पा रहे हैं, एक सेकेंडरी गेन वहाँ पे मिल रहा है बच्चे को। अच्छा, अभी मुझे नारियल पानी पीने को मिलेगा, वैसे नहीं पीने को देते तो मैं बीमारी हो जाता हूँ। समझ पा रहे हैं, तो इसलिए साइको एनालिटिकल अप्रोच थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम है जो इस पर कंज्यूम किया। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स को, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है तो हम कंटिन्यू थोड़ी सी स्पीडली करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होगा भाई, साइकोथेरेपीज में सीबीटी हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम उनको नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हम सीबीटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, है ना। अगर आपने नहीं किया तो आप सेकेंड ईयर की कुछ वीडियोस देख सकते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी की, वहाँ पर बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस किया गया है भाई सीबीटी क्या है, ठीक है। तो सीबीटी में हम क्या करेंगे, नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करेंगे, चैलेंज करेंगे, उनको कोप अप करने के लिए मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे। सीबीटी में कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी, जहाँ पर कॉग्निटिव थेरेपीज और बिहेवियल थेरेपी दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है। कॉग्निशन पे, कॉग्निशन की वजह से हमारे जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो यहाँ पर फोकस किया जाता है कि हम अपने कॉग्निटिव पैटर्न को चेंज कर दे, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर दे, थॉट पैटर्न को चेंज कर दे, उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। ये कहती है कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी इन शॉर्ट टर्म। होपफुली आप समझ गए होंगे। कोपिंग मैकेनिज्म को डेवलप किया जाता है स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, जिनकी वजह से जो हमारे फिजिकल सिम्टम है, मान लो उनको स्ट्रेस हो रहा है, रुचि को स्ट्रेस हो रहा है, तो फिजिकल सिम्टम्स और भी सीवियर हो सकते हैं, हो सकता है वो उस पैरालाइज से रिकवर ना हो पाए। कम्युनिकेशन विद डॉक्टर्स अबाउट द कंसर्न एंड सिम्टम, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, एबिलिटी टू इंक्रीज इन डेली एक्टिविटी, फिजिकल सिम्टम्स की बजाय अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, एंगेज होना, यहाँ पर हम फोकस करते हैं। कुछ और भी साइकोथेरेपीज़ हैं, वो कौन सी है, इंटरपर्सनल थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, फैमिली थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। फैमिली थेरेपी बड़ी काम की है भाई, अगर फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा तो सब कुछ ईजीली है, बिल्कुल जल्दी ठीक ठाक हो जाएंगे बच्चे। मेडिकेशंस, हालांकि मेडिसिन्स इतनी यूज़फुल नहीं है इन डिसऑर्डर्स में, एक दो डिसऑर्डर्स ऐसे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ एक और प्रॉब्लम एसोसिएट हो गई, कोई और डिसऑर्डर भी साथ के साथ हो, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तो उसके लिए हम एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं या सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दे सकते हैं, SSRI या SSRD, है ना, इन SSRD सॉरी सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर। ओके, सो एडिशनल ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइफस्टाइल को चेंज करें, उनकी रेगुलर एक्सरसाइज पर फोकस किया जाए, बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलबींग। मतलब एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जो जनरली आप लोगों को पता है क्या होता है हेल्दी लाइफस्टाइल की, डाइट में ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें लाइफस्टाइल को चेंज करने से हमारे हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट होता है। सपोर्ट ग्रुप, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा जो ग्रुप्स हैं, जिन भी ग्रुप से आप रिलेट करते हैं वो सभी सपोर्टिव होने चाहिए, बड़ा हेल्प करता है एक इंडिविजुअल की रिकवर होने में। ये था हमारा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, होपफुली आपको समझ आ गया। अभी हम क्या करेंगे, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर डिस्कस करते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को। सो भाई डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है ये समझना है अब हमें।
सोमैटोफोम डिसऑर्डर आपको समझ आ गया, फिजिकल पेन है लेकिन कोई कोज नहीं है वहाँ पर, मेडिकल कोई कोज हमें जो डिफाइन नहीं कर पाते। अब जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, अलग कर देना। ये भी इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे इनको, आपको यहाँ भी ऐसा लगेगा अच्छा ये हो गया। सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर द मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिसरप्शन डिसकंटिन्यूज इन कॉन्शियसनेस। आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेमोरी से आप डिस्कनेक्ट हो रही हैं, आइडेंटिटी से, इमोशन से, परसेप्शन से, बॉडी रिप्रेजेंटेशन से, मोटर कंट्रोल से एंड बिहेवियर से, इन सभी में आपको प्रॉब्लम है, डिसकंटिन्यूटीज देख रहे हैं, या आप बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप से और दूसरों से, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं, समझ रहे हैं। और ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट तो करेगा ही करेगा, कोई भी डिसऑर्डर हुआ एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो यू मस्ट हैव सीन फिल्म्स, ये एग्जाम्पल हैं, आपने मूवीज़ में क्या देखा होगा कि मेन हीरो को है ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है ब्रेन की वजह से, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, याददाश्त जाने के बाद है ना आफ्टर सम टाइम उनकी जो डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है, लेकिन कोई जो उनको बचाने वाला होता है फिर से उनको पता चलता है अच्छा इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ तो इसको फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाए, याददाश्त आ जाती है। हालांकि ये एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इसको ना थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इंटरेस्टिंग बना के दिखा दिया जिससे आप शायद खुश हो जाए, है ना। अब एक्चुअल में क्या होता है ये हम समझते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप हैं, डिसोसिएटिव एमेनेशिया एंड फ्यूज, डीपर्सनलाइजेशन, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मुझे ऐसा लगता है आपको सभी पसंद आएंगे, मतलब पसंद आएंगे कहने का मतलब है इजीली समझ आ जाएंगे। डिसोसिएटिव एमेनेशिया की बात करते हैं सबसे पहले। डिसोसिएटिव एमेनेशिया, हमने एमेनेशिया को ब्रेन एमेनेशिया एचएम के केस में फर्स्ट ईयर में आई थिंक फर्स्ट बुक में कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन लर्निंग एंड मेमोरी में पढ़ा था। डिसोसिएटिव सिंपल ब्रेन एमेनेशिया, एमेनेशिया क्या होता है, हमारे ब्रेन का कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाए, वो इंजरी की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या किसी और रीज़न की वजह से किसी भी ब्रेन के पार्ट में डिसफंक्शन हो या कोई खराबी आ जाए या ख़राब हो जाए, उसको हम एमेनेशिया बोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी बड़ी अफेक्ट होती है। तो डिसोसिएटिव एमेनेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है वेयर योर माइंड ब्लॉक्स आर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। हमारी खुद की इन्फॉर्मेशन से ही हम कट आउट हो जाते हैं, जिसको गैप्स इन योर मेमोरी हम बोल सकते हैं। मेमोरी में गैप की वजह से आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, माइंड ब्लॉक आउट द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक हो जाती है। अनलाइक सिंपल फॉरगेटफुलनेस, एक तो सिंपली तरीके से भूल जाना, ये तो नॉर्मल है, हम कई बार भूल जाते हैं। हम कई बार है जो अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमें ये नहीं पता होता कि हम क्यों गए हैं, बाद में जब हम दोबारा नीचे आते हैं फिर पता चलता है अच्छा हम तो इसलिए दोबारा गए थे, वहाँ पर गए थे और हम पता ही नहीं, हम भूल गए, ये तो नॉर्मल है। लेकिन डिसोसिएटिव एमेनेशिया में क्या होता है कि ये जो सीवियर होती है भाई, लॉन्ग टर्म होती है, एक बार हो गई तो यूँ समझ लो लंबे समय, लंबा अरसा एक चल जाएगा। पॉसिबली जहाँ पर चांस होते हैं वो किसी अब्यूज़ की वजह से, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है किसी के साथ, कोई हरासमेंट हुई है, कोई वॉर हुआ है, जैसे कि यूक्रेन में हो सकता है किसी कोई पर्सन डिसोसिएटिव एमेनेशिया से सफ़र कर रहा हो, सब कुछ भूल गया लॉन्ग टर्म के लिए, नेचुरल डिजास्टर। तो पीपल विद दिस कंडीशन में हैव मेमोराइज बट कांट एक्सेस देम, उनके अंदर मेमोरीज होती हैं। अब आपने एवेंजर की मूवी में देख लिया हो कि हमने कोई चिप लगाई और हम अपनी मेमोरीज को रिट्रीव कर लेंगे, ऐसा अभी तो पॉसिबल है नहीं भाई, लेकिन उन लोगों में मेमोरीज होती हैं लेकिन एक्सेस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिसोसिएटिव फ्यूज़। अभी फ्यूज़ कहाँ पर सुना होगा आपने सुना होगा तेरा फ्यूज़ उड़ा हुआ है, या उसका तो फ्यूज़ उड़ गया भाई। हमने ऐसा कई बार हम यूज़ करते हैं, हमारे फ्रेंड्स में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ का भाई, फ्यूज़ का उड़ा हुआ नहीं होता, फ्यूज़ का मीनिंग ही फ्लाइट होता है, ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया। तो डिसोसिएटिव फ्यूज़ इज़ अ रेयर एंड फैसिनेटिंग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल एंड एमेनेशिया। कैसे इंटरेस्टिंग है ये मैं बता देता हूँ आपको। आपने कई बार मूवी में देखा हो या फिर आपने कभी रियलिटी में ऐसा आपकी सोसाइटी में, आपके नियर बाय कोई ऐसा केस सुना हो कि एक ना पर्सन एक कम्युनिटी में रहता है और उसके ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी, वो ना किसी दूसरी कम्युनिटी में घर से भाग जाना, कुछ बच्चे घर से भाग जाते हैं और किसी दूसरे देश में, देश तो ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, या किसी दूसरे स्टेट में जाकर या डिस्ट्रिक्ट में जाकर, शहर में जाकर अपनी नई आइडेंटिटी बनाते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। मूवीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि घर से भाग गए, कहीं और जाके उनको पाया गया, वो भी 4-5 साल के बाद मिले।
तो ये एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड के बाद है जो हमारे पास चांसेस है कि बच्चा मिल जाएगा या वो पर्सन मिल जाएगा। तो डिसोसिएटिव फ्यूज़ में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, मतलब एक घर छोड़ के किसी, मान लीजिए किसी का फैमिली में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इन चीज़ों से परेशान होकर उनकी मेमोरी अपने आप से कट आउट कर देता है और भाग जाता है कहीं पे और अपनी नई आइडेंटिटी बनाता है। एक बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है, तो यहाँ पर एक बॉबी नाम का बंदा है, 35 ईयर ओल्ड, बड़ा भाई मिडल मैनेजर एट सेल्स डिपार्टमेंट, प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, मैनेजर की पोस्ट है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और उसने क्या किया, भाग गया भाई कहीं और अपना नाम नवीन बताया। समझ पा रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है? तो एग्जाम्पल आप पढ़िएगा, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही तो एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। सो यू मे फाइंड द पर्सन विद फ्यूज कन्फ्यूज अबाउट द पर्सनल आइडेंटिटी, जो पर्सन जिनका मतलब हम कहेंगे ना फ्यूज उड़ा हुआ है, तो उनको पर्सनल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है वो नई आइडेंटिटी बना ले। भाई ये सभी चीज़ें ना मैं ड्रामेटिक इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर हम किसी को टॉन्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को ऊपर है ना पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है और हम हंस रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये ड्रामेटिक है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, नॉर्मली ये बिल्कुल नॉर्मल है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में ये नॉर्मल है, सोमेटाइजेशन में, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर नॉर्मल है। कॉमन क्या होता है, कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि यार आप बैठे हैं, मान लो अभी हम बैठे हैं, कई बार हम ऐसा होता है कि सामने धुंधला धुंधला होता है, हम कहीं देख भी रहे होते हैं और कहीं देखते भी नहीं हैं, ऐसा होता है ना। तो उस कंडीशन में हम डी रियलाइजेशन हो जाता है, हमें नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, सामने धुंधला धुंधला रहता है, हम बिल्कुल आंखें खुली होके कॉन्शियस लेवल पर देखते हैं लेकिन सोचते होते हैं। आंखें खुली होती है, सामने धुंधला है, ये नहीं पता कहाँ देख रहे हैं, कोई अचानक से बोलता है तो एकदम से जैसे लेंस फोकस करता है ना, उस तरह की फीलिंग आती है और फिर हमें जो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कॉन्टिन्यूस लेवल पर चल रहा है तो हो सकता है डीरियलाइजेशन हो। डीपर्सनलाइजेशन क्या होती है, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ और योर बॉडी, हम अपनी बॉडी को ही भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। पीपल लाइक दे आर आउटसाइड देयर बॉडी, वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो बस एक ना ढांचा है, ढांचा समझते हैं, एक स्ट्रक्चर है बस, और हमारी जो आत्मा है वो बाहर है, हम कहीं और से किसी को ऑब्जर्व करें, कुछ ऐसी फीलिंग, ड्रीम लाइक फीलिंग। डीरियलाइजेशन में फीलिंग डिटैच फ्रॉम योर सराउंडिंग, ये नॉर्मल है। डीरियलाइजेशन का एग्जांपल मैं आपको कनेक्ट कर पाया, मुझे लगता है कि फोगी फोगी नज़र आ रहा है, धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन हम कई बार देखते हैं सामने बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नज़दीक वाली चीज़ साफ नहीं दिखती, पीछे हम कहीं भी देख रहे हैं लेकिन धुंधला धुंधला है ना। तो इनको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन। एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही, एक लड़की है मीना जो कि किसी घर में काम करती हैं, ठीक है। अब जब वो घर में काम कर रही है तो भाई वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या जो फेस करने को मिली, जब उसको कोई भी काम करने को दिया जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल स्तब्ध रहती है। स्तब्ध मीन्स स्टेबल, ध्यान ही नहीं है, कुछ और सोच रही है, मालकिन की तरफ देख रही है। अच्छा, अब 20 ईयर ओल्ड बच्चा बड़ा एनर्जेटिक होता है, समझ रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, बड़ा अच्छा काम करती है वो घर में। लेकिन जब मालिक ने देखा या मालकिन ने देखा, अच्छा ये बात ही नहीं सुन रही, कोई तो प्रॉब्लम। कई बार ऐसा कहते हैं, अरे भाई कहाँ खो गया तू, क्या सुन्न क्यों हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन है जो मीना के साथ हुई, वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है, समझ रहे हैं, नमनेस, सुन्न हो जाना, है ना। ऊपर भी अभी एक वर्ड आया था नमनेस, तो सुन्न हो जाना, बिल्कुल सुन्न हो जाना। उसको हाथ लगाते, अच्छा हाँ 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 जी जी, क्या काम बोल रहे थे, इधर जाना है। कई बार इधर उधर जाते हुए उनकी हमने पढ़ा था अभी, चाल बदल जाना, है ना। केट एबनॉर्मैलिटीज़ देखने को मिल रही है, जाना कहीं और है, जा कहीं और रहे हैं। तो ये सभी सिम्टम्स है जो उनके घर के मालिक ने देखे, मालकिन ने देखे मीना के। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, वहाँ पे कंसल्ट किया, भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो पता चलता है, क्या पता चलता है, केस हिस्ट्री रिवील करती है कि सम टाइम बैक शी हैड फॉलन इन लव विद ए मैरिड मैन, कि उसको एक शादीशुदा इंसान से जो प्यार हो गया। अब उसको पता है कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये थॉट उसको माइंड में पिंच कर जाता है, और इस प्रॉब्लम से लेकर वो डीरियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन हम बोल सकते हैं, इस तरह की जो फीलिंग्स है जो उसको आ रही थी। समझ आ रहे हैं, समझ आ रहा है। और ये प्रॉब्लम तब से काफ़ी सीवियर हो गई जब उनको ये कहा गया उस पर्सन को कि अब आप है जो इनसे नहीं मिलेंगे, तब से वो प्रॉब्लम है जो बड़ी हो रही थी। उसके बाद वो खोई खोई रहने लगी, अपनी आइडेंटिटी को भूल गई।
इस तरह की चीज़ें जो बड़ी नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल तब है जब ये एक आध बार हो जाए तो नॉर्मल है। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे जब डिसऑर्डर कोई भी है ना, वो सीवियर तब हो जाता है जब एक पर्सन की डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। अब बात करते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होगा भाई, ये जनरली आपको टीवी सीरियल्स में देखने को मिलेगा। क्या होता है कि आज से बहुत साल पहले, लगभग कहूँ तो मैं 10-15 साल पहले, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा, एक सीरियल, एक टीवी पर एक चैनल होता था इमेजिन नाम का, जहाँ पर ज्योति नाम का एक सीरियल आता था। ज्योति एक लड़की है जो कि मेन हीरोइन होती है, उस एक्ट्रेस होती है उस सीरियल की। अब ज्योति की 2 आइडेंटिटी होती है। जो दिन में होती है, डे टाइम में, वो बिल्कुल संस्कारी लड़की होती है। रात के दौरान वो क्या करती हैं, शॉर्ट ड्रेस डालती हैं, पार्टीज़ में जाती है, पब में जाती है, शराब पीती है और आके सो जाती है घर पे, किसी को कुछ नहीं पता चलता। ज्योति को भी खुद इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। एक और एग्जांपल है जो आप इसको सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। अब ये एक ही पर्सन है, कभी आप यूँ सोचें, डॉक्टर जेकिल का ही नाम मिस्टर हेड है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोपहर में क्या होते थे, फिलेंथ्रोपिस्ट, और बाद में एक किलर। अब ये सोचकर आप भी खुद ऐसा सोचकर देखो, हाउ वुड यू फील इफ़ यू गो टू द स्लीप इन योर नाइट सूट एट अ नाइट। आप रात को अपने नाइट सूट में, प्रॉपर नाइट सूट, जो भी आप नाइट ड्रेस डालते हो उसमें आप सो रहे हैं, लेकिन जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपने देखा आपके हाथ में कुछ है, या आपके बेड के पास कुछ है, या आपके शूज़ हैं जो वो मड में बिल्कुल ऐसे लखपत हैं, समझ रहे हैं, तो कैसी फीलिंग रहेगी। एक आध बार चलो आपने सोचा अरे हो गया होगा, कहीं गए होंगे, मुझे ही ध्यान नहीं रहा, लेकिन अगर डेली बेसिस पर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम है ना। तो इसको अभी क्या बोल दिया जाता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। समझ रहे, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, DID में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक मूवी साउथ की भी है जिसमें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उस पर्सन को, कि बार बार अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। हाउसफुल 2 में भी आपने देखा होगा, एक अंदर से आवाज़ आती है अक्षय कुमार के अंदर से, और वहाँ पर है जो वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेता है कि अच्छा अभी मैं ये हूँ तब मैं वो हूँ। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें भी बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है एक लड़के का जो कि थोड़ा सा वॉयलेंस शो करेगा। तो अभी आपको एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। एटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है बच्चे के साथ। जो यहाँ पर जो एटियोलॉजी में आप ये वाला एग्जाम्पल करेंगे ना, मुन्ना वाला, तो मुन्ना वाला जो एग्जाम्पल होगा आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बता देगा। भाई अर्ली चाइल्डहुड में कोई ट्रामा हुआ है, कोई फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़, कुछ भी अब्यूज़ हुआ है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बच्चा छोटा था, बिल्कुल शरीफ था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे के अंदर 2 पर्सनैलिटी, जो कि आप रिसेंट एग्जाम्पल में देख पाएंगे जब आप उसको रीड करेंगे, कि मैं इस बच्चे को बचा लूँगा। हर एक पर्सन के अंदर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड 2 चीज़ें होती हैं हर एक पर्सन में, इरोस और थैनाटोस। इरोस जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती है, थैनाटोस जो डेथ इंस्टिंक्ट्स होती है। आप कहेंगे इतने सारे कॉन्सेप्ट क्यों आप रिलेट कर रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। अडल्ट ट्रॉमा क्या होगा, कोई आपकी करंट लाइफ में नेचुरल डिजास्टर, कोई एक्सीडेंट जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाए। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर में ब्रेन चेंजेस, ब्रेन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। डिसरेगुलेशन न्यूरोट्रांसमीटर के रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। डोपामिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, ये सभी हमारे ट्रांसमीटर, इनकी फंक्शनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी इन डिसऑर्डर्स को है जो हमें फेस करना पड़ सकता है। कोपिंग मैकेनिज्म, कई बार हम डिफेंस मैकेनिज्म जो यूज़ किया, हमने देखा ऊपर क्या हुआ, साइको एनालिटिकल अप्रोच में हमने देखा ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म भी कई बार है जो ऐसी प्रॉब्लम ले आता है हमें। ट्रीटमेंट क्या है, कोई ट्रामा फोकस थेरेपी का यूज़ किया जाए, CBT इनका हम यूज़ कर सकते हैं। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग का यूज़ कर सकते हैं, EMDR जिसको बोलते हैं। आई मूवमेंट समझ रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो ये थेरेपीज़ हैं, इनको हम फिर कभी आप जब कमेंट करेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम सेपरेटली इन वीडियोस बनाएंगे इन पर, अभी आप सिर्फ पता होना चाहिए आपको। डिसोसिएशन फोकस थेरेपी, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, ईगो स्टेट थेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क एड्रेसेस, तो ये कुछ नाम हैं आपको लर्न करने होंगे। मेडिकेशंस, वही बात, कुछ खास मेडिकेशंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हो सकता है कोई और डिप्रेशन, एंजाइटी या मूड उनका ख़राब रहता है, इनकी वजह से हमें मूड स्टेबलाइज़र देना हो, कोई एंटी डिप्रेसेंट देना हो, तो सकता है हम वहाँ पर है जो दे दें। होलिस्टिक अप्रोच में हम माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, योगा उनको सजेस्ट कर सकते हैं, योगा उनके साथ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है। आर्ट एंड एक्सप्रेसिव थेरेपी में हम म्यूज़िक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, आर्ट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जो उनको एक अच्छा फील करवाएगी, ठीक है, उनके इमोशंस को बताएगी, एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगी, जिससे कि उनके जो बॉडी को भी बड़ा रिलैक्स, माइंड को तो रिलीफ मिलना ही मिलना है। तो ये कुछ अप्रोचेस थी, ये कुछ ट्रीटमेंट थे जो कि हम प्रोवाइड करवा सकते हैं किसी भी पेशेंट को जो कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। तो आप लोगों को होपफुली यू लाइक द कंटेंट, होपफुली यू लाइक द एग्जाम। हमारी वीडियो का कंटेंट हो गया है, लेसन 8 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन, लेसन 9। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।